चलता है। मैं अब यहाँ कोयम्बटूर में रहता हूँ कई साल से। आप कोयम्बटूर कैसे चले गए सर? मतलब भोपाल के आसपास थे, फिर वहां से कोयम्बटूर कैसे चले गए? नहीं, अब ये एक तो उम्र का भी तकाजा है, दूसरा यहाँ का मौसम एक जैसा रहता है साल भर करीब करीब, और ये सूट किया मुझे। तमाम पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद मुझे लगा कि अब उत्तरार्ध में, जीवन के उत्तरार्ध में यहाँ पे ही यही सूटेबल है मेरे लिए, तो यहीं रहने लग गया मैं कई साल से। क्या बात है। रहता हूँ और मैं फेसबुक वगैरह से, इन सब चीज मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के फोन जरूर आए। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से कोरोना जब चल रहा था उन दिनों की बात है, बहुत पुरानी खबर। तो शायद फिर से मीडिया में आ गई होगी, मुझे पता नहीं। कई लोगों का फोन आया मेरे पास। अच्छा सर, मुझे बताइए कोयम्बटूर में मतलब कहाँ पे रह रहे हैं? ये कैसी जगह है? मतलब कैसे आप गए वहाँ पे? किसने इंतजाम किया? यहाँ पे आना जाना तो होता था मेरा। मैं कहीं केरला में शूटिंग के लिए गया, कहीं गया, तो या ऊटी गया, कहीं भी गया, तो फ्लाइट यहीं की होती थी और यहाँ से फिर टैक्सी से जाता था। और वैसे भी हमारे मित्र यहाँ पे रहते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे आए थे और एक यही एक्यूपंक्चर के इलाज के लिए। तो मुझे लगा कि ये जगह बहुत अच्छी मेरे लिए, और अब उम्र भी काफी हो गई है, 84 साल की। तो मुझे लगा कि ज्यादा ठंड और गर्मी, ज्यादा गर्मी जो हमारे यहाँ होती है उत्तर भारत में, उस तरह के यहाँ पे, उस तरह का यहाँ पे नहीं है। तो ये मुझे अपने लिए सूटेबल जगह लगी, तो यहीं पे फिर किराए पर लेकर के कमरा। अच्छा, किराए पे। तो सर इस कमरे का किराया कितना है? किराया करीब 10,000 के करीब होगा। ओके, तो सर ये जो आपका खर्चा है इलाज का और किराए का, ये कैसे, मतलब आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से सजग हैं? या ये एक तो ये कुछ मेरे बहुत प्यारे चाहने वाले शिष्य लोग हैं जो मेरे पास कभी कोई जरूरत हुई तो पैसे भेजते रहते हैं। और यहाँ पर असल में आसपास ओल्ड एज होम भी बहुत सारे हैं। ओके कोयम्बटूर के आसपास। तो अभी तो मैं चल फिर सकता हूँ ईश्वर की कृपा से। तो अभी मैं लेकिन एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि जितना पहले सालों में अंतर होता है उतना इन दोनों हफ्तों में अंतर हो जाता है स्वास्थ्य में। तो मुझे मालूम है इस बात के लिए, मैं अवेयर हूँ, जानता हूँ मैं इस चीज को। तो ओल्ड एज होम में तलाश कर रहा हूँ मैं कोई आसपास, जिसमें मैं जो कोई बहुत महंगा ना हो, जिसको अफोर्ड कर सकूं मैं, मेरे जो चाहने वाले उन पर भी ज्यादा बोझ ना हो। तो ऐसे किसी ओल्ड एज होम में चला जाना चाहता हूँ। एक सवाल इस खबर पर कि ये जो विरोध प्रदर्शन के लिए आपने धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया है, ये क्या है? ये शुरू कब हुआ, कैसे शुरू हुआ? जब तक आपसे वीडियोस में बात नहीं होती तब तक मैं ये बात की हुई बात को मैं लगाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको, बहुत जरूरी है। असल में बम्बई में था मैं कोरोना के टाइम पे। थोड़ी सी छूट मिली थी, थोड़ी सी। मैं सामान खरीद करके और बोरीवली वापस जाना चाहता था। बस में मैंने क्योंकि बुजुर्ग लोगों को सामने से बैठने के, जहाँ ड्राइवर के पास वाला जो दरवाजा होता है, उधर से अंदर बैठने की इजाजत होती है। तो मैंने कुछ लोग उतरे और उसके बाद मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो ड्राइवर मुस्कुराया मेरी दाढ़ी देख करके। और मैंने हैंडल पकड़ा हुआ था और साथ में मेरे हाथ में थैला वगैरह था जिसमें सामान था जो मैं खरीद रहा था। चढ़ने की जैसी कोशिश करने की तो मुस्कुरा करके उसने एकदम से गाड़ी चला दी। मैं गिरते गिरते बचा, गिर भी पर गया था। ने उठाया, फिर मुझे संभाला। तो मेरी समझ में आ गया कि इसने शायद मुझे मुसलमान समझ करके और इस तरह का रिएक्शन किया है। तो बड़ी देर तक सोचता रहा कि इतनी नफरत क्यों होती है। हम इंसान क्यों नहीं समझते हम एक दूसरे को।
उसका आदर क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे पहले तो हम इंसान हैं। जी जी। तो मुझे उसके रिएक्शन में मैंने जब मेरी बातचीत किसी से हुई तो मुझे लगा कि यार वैसे तो मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ या धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ मैं। तो मुझे लगा कि तो मैंने कहा था कि अगर मैं हिंदू होता तो मैं मुसलमान हो जाता। अच्छा, लेकिन आपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया है, आपने सिर्फ ये बात कही थी, है ना? हाँ, मैंने कहा था कि अगर मैं हिंदू, मैं तो मेरा तो धर्म है इंसानियत। जी जी। अगर मैं हिंदू होता तो मैं मुसलमान हो जाता, धर्म परिवर्तन कर लेता। जी जी। तो इस तरह की बात कुछ हुई थी। जी जी। तो अब आपको अभी जब कोयम्बटूर में रहते हैं तो वहाँ पर किस तरह का सम्मान मिलता है और कभी वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हुई? यहाँ पे भी एक अच्छी बात ये भी है मुझे लगी कोयम्बटूर में हाँ कि यहाँ के लोग बम्बई फिल्में वगैरह नहीं देखते हैं। हाँ। तो कोई मुझे नहीं जानता है, जिस तरह से जो लोग देखते हैं मुझे पहचानते हैं। हाँ। तो यहाँ पे लोग पहचानते नहीं है मुझे, तो मैं आराम से रह पाता हूँ, वरना मुझे एक नकली जीवन जीना पड़ता, क्योंकि बम्बई या दूसरी जगह में रहता हूँ तो सब लोग पहचान जाते हैं। जी जी। तो मुझे वो एक उनकी जो इमेज है उसको कहीं ना कहीं जीना पड़ता है। तो उसकी यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ पे आराम से मैं रहता हूँ, कोई मुझे नहीं जानता है किसी तरह से, कोई दोस्त नहीं है, कोई वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाषा मुझे तमिल आती नहीं है, लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो मैं मजे से रहता हूँ यहाँ पे, खा पी करके अपने कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ, अच्छा म्यूजिक सुनता रहता हूँ, तो चैन से हूँ यहाँ पे। और एक और चीज जानना था, क्योंकि आप कलाकार हैं और कई तरह मल्टी टैलेंटेड है, तो काम क्या करते हैं? मतलब किताबें पढ़ते हैं और बाकी तो कोई काम भी करते हैं ऐसा मन? मेरा जितनी भी ग्रोथ मेरी हुई है शुरू से, बचपन से, मैं मानता हूँ कि बाद में जो कुछ भी, चाहे पेंटर रहा हूँ, चाहे स्कल्पटर रहा हूँ, चाहे मैंने कविताएं लिखी हों या कहानियां लिखी हों या एक्टिंग करनी पड़ी मुझे, तो ये सब देन जो है, शुरुआत जो है वो साहित्य से ही हुई है। जी जी। तो मैं ज्यादातर किताबें पढ़ता हूँ अभी भी, और मेरे जो मित्र मंडली है, जो अगर मेरा सर्कल जो अगर कोई है तो वो साहित्यकारों का ही है। पहले सहाय जी थे, सर्वेश्वर जी थे, कुंवर नारायण जी थे। कुंवर नारायण जी थे जिन्होंने मुझे काफी मदद की थी लखनऊ में जब मैं पढ़ता था। तो मेरा सारा मुझे ये बड़ा फॉरेन चलता है ये एक्टिंग। जैसे मेरे कोई एक्टर दोस्त या फिल्म इंडस्ट्री में कोई मेरे मित्र नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है उसमें, सिर्फ इसके अलावा कि मैं थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, मुझे एक तरह से मजदूरी है। काम किया मुझे, ये मैं फिल्म में देखता नहीं हूँ कभी भी, तो ये है कि काम करने के बदले मुझे पैसा मिल जाता है और मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो मुझे इस तरह के बाकी जो भी काम किए मैंने, फोटोग्राफी की या दूसरे काम किए, उसमें या पेंटिंग करना चाहा तो छूटने का कारण, पेंटिंग छूटने का कारण यही था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस तरह से कैनवस रखना, उस तरह से जगह रखना, स्टूडियो बनाना, तो ये मेरे बस का नहीं था वो एकदम से। तो इसलिए मैंने एक्टिंग में मैं मजदूरी करने लग गया, मानता हूँ। तो अब उसकी भी जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। मुझे जीवन के बारे में समझ आ गया 83-84 साल में कि कुछ भी नहीं, अंत तो होना ही है, सबका ही होना है। तो चैन से रह सकूं, चैन से जो बचा कुछ वक्त है तो चैन से गुजार सकूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोयम्बटूर में रहता हूँ, और अब कोई काम नहीं करता हूँ। ज्यादा कभी किताबें पढ़ी, कुछ बंद किया तो कुछ ड्राइंग्स भी करता रहता हूँ अपने मन बहलाव के लिए, या म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुनता रहता हूँ। बस ये 3 काम है मेरे। भाषा को लेकर आपने बात कही कि यहाँ पे ना लोग, मुझे तमिल आती नहीं और हिंदी ज्यादा समझते नहीं, तो भाषा को लेकर किसी तरह की तकलीफ होती है लोगों से बातचीत के दौरान? मुझे बातचीत तो कभी नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि मुझे ज्यादा खाने पीने का है, और थोड़ी बहुत यहाँ पर रहते रहते अपने आप ही कुछ शब्दों की समझ आ जाती है, कुछ हमारे हम जानने लग जाते हैं, उतने से थोड़े से शब्दों से काम चल जाता है। तो खाने पीने के लिए ही मुझे बाहर निकलना होता है, वरना मैं कमरे में ही रहता हूँ। ओके, तो भोजन आप खुद पकाते हैं सर कि बाहर से? नहीं,
मैं यहाँ पे भोजन आसपास मिलता है काफी जगहों पर। तो भोजन क्या यहाँ पे वही इडली और डोसा यही ज्यादातर होता है। ऐसी एरिया में रहता हूँ जहाँ पे कोई बड़े रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। अगर बड़े रेस्टोरेंट या होटल होते भी तो उनको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यही जो छोटे मोटे अपनी दुकानें हैं, मैं खाने पीने के मिल जाता है सामग्री, वहाँ से ले लेता हूँ। तो आप लखनऊ से बिलोंग करते, मतलब आप पैदा हुए पले बड़े लखनऊ? नहीं, लखनऊ में मैंने आर्ट्स कॉलेज में मैं पेंटिंग सीखता था मैं। लेकिन आपका जन्म और ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर सर? मध्य प्रदेश में पन्ना अजयगढ़। अजयगढ़ में एग्जैक्टली अजयगढ़ में पैदा हुआ था। लेकिन मैं बचपन से ही बाहर घूमता रहा। फिर मैं रीवा में, वहीं मध्य प्रदेश में, वहीं पे पढ़ता था। फिर वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज में भी पढ़ता था। लेकिन पढ़ने का मुझे दीगर जो अपनी मैगजीन और किताबें बहुत शौक था। तो मुझे और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मेरा मन, तो मैंने जब ये बड़े बड़े आर्टिस्टों के बारे में पढ़ा और तो मुझे लगा कि मुझे पेंटिंग सीखना चाहिए। मुझे भी जो इमेजिन करता हूँ, इमेजेस आती हैं तो उतारने का मुझे भी शौक चला है। तो मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज चला गया था आर्ट सीखने के लिए। ओके, तो कुल मिलाकर आपने पूरे भारत में पढ़ाई और काम किया है, मतलब एमपी से ओरिजिन है, फिर यूपी में पढ़ाई की। पूरा हिंदुस्तान खूब घूमा है बार। और विदेश में भी चला गया था, या हंगरी में, फिर पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इन कंट्रीज में भी, ईस्टर्न यूरोप में, वहाँ भी काफी समय गुजारा। तो विदेश जाना सर कैसे हुआ, आपकी आर्ट के कारण? नहीं, मुझे क्योंकि हंगेरियन जो राइटर्स थे उनका लेखन, और जो स्कल्पटर्स थे, मूर्तिकार और पेंटर्स, तो वहाँ का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत संचय करता। तो मेरे विदेश जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर कोई किसी जगह जाऊंगा मैं तो मैं हंगरी जाऊंगा। वहाँ के जो बड़े, क्योंकि अपने रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहाँ पे उनके मित्र थे, लेखक मित्र, तो वहाँ पे आए थे। उनकी काफी खबरें सुनी थी। नेशनल हंगेरियन क्वार्टरली मैगजीन जो उनकी आती वो पढ़ता था। तो वहाँ की पोइट्री, वहाँ का शॉर्ट स्टोरीज और मूर्ति कला, चित्रकला मुझे बहुत ही भाती थी। तो मैंने सोचा था कि अगर कहीं जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, तो हंगरी ही जाना। तो कितने साल आप देश से बाहर रहे, हंगरी में और बाकी जगह कितने साल रहे? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं रहा मैं। कुछ समय वहाँ ऑस्ट्रिया में, कुछ समय पोलैंड में भी। जो पोलैंड के एम्बेसडर थे वो मेरे मित्र थे बड़े अच्छे, दिल्ली में उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे दे दिया था स्टेट गेस्ट का जो होता है सुविधा। तो वहाँ पोलैंड में भी मैं रहा है काफी, और वहाँ मित्र भी थे मेरे। और यहाँ अजरबैजान के हंगरी में, तो यूनिवर्सिटी में। तो कुल मिलाकर अगर काउंट किया जाए तो 5-6 साल बाहर थे आप आउट ऑफ इंडिया? मैं नहीं, 2-3 साल। 2-3 साल थे। ये कौन से साल की बात है सर, कौन से सन में? ये तो 95 के आसपास की बात है। फिर अभी मैं हाल में मॉरिशस चला गया था। मेरा इस देश से जो खबरें आसपास सुनते थे तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इतनी नफरत बढ़ती जा रही है, इतना दिमाग में पॉइजन इतना भरता जा रहा है, लगातार कॉन्शियसली भरा जा रहा है। तो ये देश छोड़ देना अच्छा है। तो मैं ये सोच करके मॉरिशस चला गया था, वहां पर रहने लग गया था मैं। लेकिन कुछ एक शूटिंग के लिए मुझे आना पड़ा हिंदुस्तान। फिर यहाँ पे शूटिंग कर रहा था, जैसे खत्म हुई मेरा रिटर्न टिकट था मॉरिशस का। लेकिन फिर मैंने एकदम से कोरोना की वजह से मैं कहीं भी जा नहीं सकता, तो कोई भी नहीं आ जा सकता। जी। तो मुझे फिर मजबूरन यहाँ
रुकना पड़ा 2-2.5 साल। और उसके बाद फिर सर आपको क्या लगता है ये जो समाज में बढ़ती नफरत जिसकी बात आप कर रहे हैं किसी खास समुदाय के प्रति, ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो पॉइजन भरा जा रहा है तो उसका असर होता है। ये और अभी से नहीं, ये तो बहुत पुरानी कौन भर रहा है? क्योंकि देखिए मैं मेरी पैदाइश है 38-39 के करीब की। तो जो दोनों अंग्रेजों ये अपना देश आजाद नहीं था, लेकिन तब से फिर अगर राजाओं महाराजाओं के टाइम भी देखा मैंने, सामंत काल, तो मेरे पास तुलना करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो मैं चेंजेस सारे सोसाइटी में देखता रहा हूँ। लेकिन जो इस समय और बहुत शातिराना तरीके से जिस तरह से लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, और तो वो कभी भी नहीं था, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और अभी भी मुझे डर लगता है कि और आगे पता नहीं क्या कैसा समय आने वाला है। तो ये इसका एहसास मुझे जब हुआ कि ये तो प्लान्ड तरीके से बहुत ज्यादा नफरत हो ही जा रही है, तो मुझे लगा कि इसकी खबरें सुन करके आसपास में माहौल में रह करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं विदेश में कहीं जा करके रहूंगा। तो मैं चला भी गया था, मॉरिशस चला गया था, और वहाँ पे जम भी गया था, रहने का इंतजाम हो गया था, सब कुछ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो नफरत फैला रहा है शातिराना ढंग से आपने कहा, ये कौन कर रहा है? क्या कौन से लोग हैं ये जो कर रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने देश दुनिया देखा है, एक लंबा 80 साल का भारत देखा है। वो तो सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये बहुत पहले से ये जो वैचारिक जो वो बना हुआ है पहले से, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है। तो ये मनुवादी जो सोच है, उसमें ये सिर्फ मुसलमानों या क्रिश्चियन या दूसरे धर्म के लोगों के लिए ही नहीं, जाति पात में भी वो फर्क आता है। और इसमें पूरे समाज में जो एक भाईचारा और एक प्रेम और सत्य की जो जगह होनी चाहिए, जिस तरह हम ग्रो करते हैं, तो धीरे धीरे इन सब चीजों में और ज्यादा इंसानियत ज्यादा हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन हम पीछे की तरफ, हम बैक गियर में डाल दिया गया है समाज को। तो हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और बहुत चालबाजी के साथ किया जा रहा है। ओके, आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का इस पे कोई योगदान हो सकता है कि ये नफरत खत्म हो, या फिर फिल्मों से समाज कहीं उसकी वजह से और भी? हाँ जी, देखिए हर चीज का अब लेखन देखिए, जो अब पहले तो ये जब तक ये मोबाइल और टीवी ये सब नहीं थे, तो हम किताबें ज्यादा पढ़ते थे, और किताबों के माध्यम से जो अपनी अपनी पसंद के लेखकों को या कहानियों को हम पढ़ते थे। ये पुरानी भी, जैसे चाहे वो विदेशी हो चाहे देश के हो, अपना प्रेमचंद जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रोग्रेसिव थॉट वो बढ़ता था, और उस तरह की मैगजीन्स भी निकलती थी प्रोग्रेसिव। तो ये, लेकिन सबसे पहले कुठाराघात तो इन्हीं चीजों पर किया गया है, और सबसे ज्यादा मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन और इसके जरिए मीडिया से किया गया है। सबसे ज्यादा वार का जो हथियार बना लिया है उन्होंने, व्हाट्सएप के जरिए अपनी पहुंच बना ली है। अच्छा, और सब लोग कंफर्म करते नहीं है, सबके पास तो उतने साधन नहीं है। हमारे यहाँ अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हम उस पर जो वास्तव में खबर आती है उसको ही सही मानते हैं, और उसका काट कहीं से नहीं मिलता है लोगों को। तो धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है संख्या लोगों की, खास तरह के जहनियत होती जा रही है, सोच होता जा रहा है। तो इसमें वही नफरत का जहर ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, और वो बढ़ रहा है। जी सर, मेरी ओर से एक जैसा समय नहीं रहता है। तो ये नहीं, हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ऐसा ही रहेगा हमेशा। लेकिन इससे जो नुकसान हुए हैं वो इतने ज्यादा हुए हैं कि उसको रिकवर करने में हमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। जी। तो सर अंतिम सवाल है मेरी ओर से,
सर जितना आपका अनुभव मैं देखता हूँ जीवन जीने का और जीने की जो शैली आपकी रही है, भारत घूमना, बाहर, फिर आप जिस तरह से मल्टी टैलेंटेड हैं, बॉलीवुड में काम किया, पेंटिंग की दुनिया में आपका नाम रहा। हाँ, मुझे ये हाँ वाइल्ड लाइफ करता था जब हाँ फोटोग्राफी आप करते थे। हाँ मुझे कभी कभी लगता है, मैं जब आज आपको देखता हूँ कि आपको ड्यू नहीं मिला आपका, मतलब ना तो बॉलीवुड से ड्यू मिला नहीं, ना तो नहीं, वो तो मैंने चाहा भी नहीं कभी भी। अच्छा क्योंकि लोगों को शौक जो होता है वो रिच एंड फेम का होता है। तो ना मुझे रिच बनने की ख्वाहिश थी, ना फेमस होने की ख्वाहिश थी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, अभी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि मैं नेचर को ज्यादा से ज्यादा, इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकूं, महसूस कर सकूं। जो हमारे अंदर आसपास सुंदर चीजें हैं, सुंदर लोग हैं, सुंदर जो हमारे डेवलपमेंट है, इतना अच्छा म्यूजिक है, इतना अच्छे हमारे जो कल्चर है, ज्यादा से ज्यादा देखूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि जीवन में का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकूं इन चीजों में। अभी पैसा को सिर्फ एक वो साधन है कि हम पैसे की वजह से हम घूम घाम सकते हैं, इसलिए हमें अर्न करना। तो पैसे के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने कभी बैंक बैलेंस नहीं बनाया। बिल्कुल, मैं आप पिछले देखिए कोरोना टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब पहली बार आप यहाँ मुंबई में परेशान थे, फिर आप भोपाल चले गए थे, तो मैं समझ गया था कि आपने कभी भी अपना बैंक बैलेंस नहीं वो किया। हाँ, मैंने मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई कि मेरी जरूरतें बहुत कम है, आवश्यकता बहुत कम है। तो ये तो इसमें जो काम करने लग गया, मुझे मिलने लग गया काम, मैं तो एक्टर तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो इससे ये हुआ कि मुझे फायदा ये था कि इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करना पड़ता था। जो कपड़े पहने हुए वो पहने हुए चले गए, उन्होंने जो कपड़े दिए वो पहन लिए, जो उन्होंने कहा कि वो कह रहना है, और उसके बदले में पैसे मिल जाने हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा चीज है जिससे कि काम है, जिससे कि मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, और मुझे पैसा, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं एक्टिंग कर भी सकता हूँ या नहीं। पहले शुरू में तो मैंने मना किया कि भाई मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं, मुझे नहीं आता है। लेकिन लोगों ने सराहा तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा, और मैं अभी भी एक्टिंग को सिर्फ एक मजदूरी की तरह मानता हूँ कि मुझे उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं, ताकि मैं किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं मुझे जी। और पूरा जीवन निकल गया इसी तरह से। अब जो है अब मैं क्योंकि काम भी नहीं करता हूँ, कोई काम कर भी नहीं सकता हूँ, और अब मैं शांत यहाँ पे रहना चाहता हूँ किसी ओल्ड एज होम में। तो वो मेरे जो शिष्य हैं वो थोड़े सी, सबको तो अलाउ नहीं करता हूँ मैं, 2-3 को ही अलाउ किया हुआ है। तो वो अगर कोई जरूरत होती है तो वो भेज देते हैं। कुछ विदेश में भी चले गए मेरे शिष्य लोग, विदेश हैं, उनका कभी कभी पार्सल आ जाता है। और 2-3 शिष्य लोग यहाँ पे हैं जिनसे मैं मदद अगर जरूरत पड़ी तो ले सकता हूँ। जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत है तब तक चलता है सब। जी सर, एकदम अंतिम सवाल, आपने कोरोना के समय जरूर ये कह दिया था कि मेरा मन करता है कि धर्म परिवर्तन कर लूं, लेकिन अब ऐसा ख्याल तो मन में नहीं ना, कभी भविष्य में करेंगे तो नहीं धर्म परिवर्तन? मतलब ये जानना चाहते हो कि ये खबरों में ये बात है। लेकिन देखिए, मैंने उस समय भी क्लियर किया था कि अगर मेरा कोई धर्म होता, मैं अगर धर्मों में विश्वास करता, अगर मैं हिंदू होता तो मैं मुसलमान हो जाता। तो मेरा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। बहुत पहले मैंने बचपन में ही मैंने रियलाइज कर दिया था कि ना मेरी कोई जाति है, ना मेरे पिताजी की जाति रही होगी, उनका धर्म रहा होगा, ना मेरा कोई धर्म, ना मेरी कोई जाति है। मैं इंसान जाति का हूँ और इंसानियत मेरा धर्म है बस। जी सर, थैंक यू सो मच।